नमस्कार, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है, तथा इन सभी प्रश्न को बच्चों डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यह सभी जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक प्राप्त हो सकें। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो का, वो है अम्लों का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसको क्या करना है देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है अम्लों का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7 से कम। हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। पीएच मान होता क्या है? तो बच्चों, पीएच मान का जो फुल फॉर्म होता है उसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो पीएच मान का क्या है फुल फॉर्म है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, तथा इसे पावर ऑफ क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन भी कहा जाता है। किसको? पीएच मान को। ठीक है, पीएच मान को बच्चों क्या कहा जाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज यानी कि इसका जो डेवलपमेंट किया था वो किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने किया था सन 1909 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि जो पीएच स्केल को डेवलप करने की आवश्यकता क्या थी? कहने का मतलब है पीएच जो स्केल है इसकी खोज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बच्चों, कोई भी जो विलयन होता है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है, इसको जानने के लिए सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी, तथा पीएच को क्या करेंगे 3 प्रकार से व्यक्त भी कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं? अम्लीय, दूसरा होता है उदासीन, तीसरा होता है बच्चों क्षारीय। इस प्रकार से पीएच जो स्केल है इसको हम लोग पीएच को क्या कर सकते हैं? 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला अम्लीय हो गया, दूसरा उदासीन हो गया, तीसरा क्या हो गया? क्षारीय हो गया। तो बच्चों, अब हम लोग ये जानते हैं कि अम्लीय क्या होता है, उदासीन क्या होता है और क्षारीय क्या होता है। तो बच्चों, अम्लीय जो होता है ऐसा विलयन जिसका पीएच मान किससे कम होता है? 7 से कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं, अम्लीय विलयन कहते हैं। ठीक है, उदासीन क्या होता है? उदासीन जो होता है वो 7 के बराबर होता है। कहने का मतलब ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 के क्या होता है? बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उदासीन कहते हैं। ठीक है, अब जो क्षारीय होता है, क्षारीय को क्या कहते हैं? ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने पीएच मान को जाना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों? दूसरा प्रश्न है टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु यानी कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बच्चों, हमारा जो पहला ऑप्शन है क्या? साल्मोनेला टाइफी, इसी के कारण क्या होता है? टाइफाइड बीमारी होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि टाइफाइड बीमारी से क्या प्रभावित होता है, तो बच्चों टाइफाइड बीमारी से आंत प्रभावित होता है। ठीक है, टाइफाइड बीमारी के कारण से जो हमारा आंत होता है उस पर यानी कि वो क्या होता है? प्रभावित होता है। तो बच्चों, इसी के साथ साथ हम जो अगला हमारा जो है ऑप्शन उसको भी जान लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है यह भी एक बैक्टीरिया है, इससे टीबी रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? टीबी। इसे क्षय रोग भी बोला जाता है। तो बच्चों, अगला जो विकल्प है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है? इससे निमोनिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है बच्चों?
निमोनिया रोग होता है। अगर कहा जाए इससे क्या प्रभावित होता है, तो बच्चों जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इन्फ्लुएंजा, इन दोनों से ही क्या होता है, हमारा जो फेफड़ा होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिल्ली, शेर और चीता में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में 38 गुणसूत्र, दूसरा है 42 गुणसूत्र, तीसरा है 40 गुणसूत्र और चौथा क्या है 56 गुणसूत्र। तो बच्चों हम एक एक करके जान लेते हैं। जो पहला दिया गया है क्या 38 गुणसूत्र, ठीक है, 38 गुणसूत्र जो दिया गया है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्ली, शेर और चीता में कितने गुणसूत्र होते हैं? 38 गुणसूत्र होते हैं। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है 42 गुणसूत्र, तो बच्चों जो 42 गुणसूत्र होता है वो बंदर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बंदर में पाया जाता है। जो तीसरा है 40, वो चूहा में पाया जाता है, यानी कि चूहा में कितने गुणसूत्र होते हैं? 40 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और जो चौथा दिया गया है 56 गुणसूत्र, वो हाथी में पाया जाता है, यानी कि जो हाथी है उसमें 56 गुणसूत्र होते हैं। तो बच्चों इसी के साथ साथ हम और भी जान लेते हैं। जो गौरैया और चिंपैंजी होते हैं उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? जो गौरैया है और क्या चिंपैंजी है उसमें बच्चों 48 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मच्छर में अगर पूछा जाए कि मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मच्छर में बच्चों 6 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। गाय तथा बकरी में 60 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जाना कि किसमें कितना गुणसूत्र होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर सही होगा वो पहला, यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो बच्चों जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जो गन मेटल है वह एक प्रकार का क्या होता है? मिश्र धातु होता है, तथा यह कॉपर, जिंक और टिन से मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कि जो गन मेटल मिश्र धातु है उसमें कितना परसेंट कॉपर, कितना परसेंट जिंक तथा कितना परसेंट टिन होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो कॉपर होता है उसमें 88% कॉपर होता है, और जो जिंक होता है वो कितना होता है? 2% होता है, और जो टिन होता है बच्चों वो 10% होता है, ठीक है। यानी कि जो गन मेटल मिश्र धातु उसमें कॉपर 88%, जिंक 2% और जो टिन होता है उसमें 10%, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बच्चों टाइलिन, एमाइलेज, पटियालीन, उपयुक्त सभी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा जो ऑप्शन सही है वो क्या है? डी वाला। कहने का मतलब मनुष्य के लार में ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो चौथा विकल्प है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी, एंथोलॉजी, तीसरा है एस्ट्रोनॉमी और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है? ओरोलॉजी। तो बच्चों दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब जो पहला वाला है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि एंथोलॉजी को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमी को क्या कहा जाता है और ओरोलॉजी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं बच्चों। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है, और जो एंथोलॉजी है वो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। इसके अध्ययन को बच्चों फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। और जो एस्ट्रोनॉमी होता है, क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी, इसे खगोलीय पिंड
के अध्ययन को, कहने का मतलब क्या है, खगोलीय पिंड के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अगला जो विकल्प है ओरोलॉजी, ये जो है पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों, ओरोलॉजी, पर्वतों के अध्ययन को। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जाना कि जो ओडोंटोलॉजी होता है वो दांतों के अध्ययन को कहा जाता है, एंथोलॉजी जो होता है वो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, और जो एस्ट्रोनॉमी है वो पर्वतों के खगोलीय पिंड के अध्ययन को कहा जाता है। और जो चौथा विकल्प है ओरोलॉजी, ये किसे कहा जाता है, पर्वतों के अध्ययन को। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, अम्लीय वर्षा में होता है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है, इसको देख लेते हैं। केवल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फिर न्यूट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल होता है। तो बच्चों जो ऑप्शन सही है वो क्या, डी वाला, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल होता है। बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं कि यह वर्षा का मतलब जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा होती है, इसके जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, कितना कम होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, घूर्णन गति, चक्रण गति, रूपांतरण गति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रेल की जो गति है वह रूपांतरण गति का उदाहरण है, अतः हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है, साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, या फिर फार्मिक अम्ल। तो बच्चों नींबू में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है, साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो मौलिक अम्ल होता है वो सेब में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो होता है वो अंगूर में पाया जाता है, किसमें बच्चों, अंगूर में पाया जाता है। तथा जो फार्मिक अम्ल है वह मधुमक्खियों के डंक में, बिच्छू के डंक में तथा लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए तथा लाइक भी कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, पाचक एंजाइमों एवं स्रावित होने वाले अंगों का गलत समूह है। तो ऐसा क्या है हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया टाइलिन, जो कि लाल ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो फिर दूसरा क्या है, पेप्सिन, जो कि अमाशय से स्रावित होता है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। तीसरा है माल्टोज, यानी कि बड़ियात से स्रावित होता है। ठीक है, तीसरा भी सही है। तो बच्चों जो हमारा चौथा ऑप्शन है क्या, ट्रिप्सिनोजेन, पित्ताशय, ये पित्ताशय से क्या होता, स्रावित नहीं होता, अतः हमारा जो विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा, डी वाला होगा। क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है, पाचक एंजाइमों एवं स्रावित होने वाले अंगों का क्या गलत समूह कौन सा है। तो जो डी वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रिप्सिनोजेन होता है वह पित्ताशय से नहीं अग्नाशय से स्रावित होता है। किससे बच्चों, अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो बच्चों जो आरबीसी होता है उसकी संख्या साइटोमीटर यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है, अतः हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। तथा स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है इससे क्या होता है, रक्तदाब को क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। बच्चों ऑप्शन दिया गया है कॉपर तथा टिन को, जस्ता तथा तांबा को, लीड तथा जिंक को, तथा
पारा जो दिया है, पारा तथा जस्ता को, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी वाला, पारा तथा जस्ता को ही मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। यानी कि जो पारा और जस्ता है, ये जो मिश्र धातु है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? अमलगम कहा जाता है। अब ये जान लेते हैं अमलगम जो होता है इसका प्रयोग कब किया जाता है। जो अमलगम होता है बच्चों, क्या अमलगम, अमलगम का प्रयोग खोखले दांतों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साबुन को पानी में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों साबुन को जब पानी में घोला जाता है, जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है? घट जाता है। यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों एक प्रश्न भी बनता है क्या कि जो साबुन को जब हम लोग पानी में घोलते हैं, जो झाग बनता है, क्या बनता है? झाग बनता है। जब हम लोग साबुन को क्या करते हैं बच्चों? पानी में घोलते हैं तो झाग बनता है। जो पानी की बूंदें होती हैं वह किस कारण से गोल हो जाती हैं? क्वेश्चन क्या है? जो पानी की बूंदें होती हैं वह किस कारण से गोल हो जाती हैं? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण ही जो पानी की बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं? गोल हो जाती हैं, गोल हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे होना चाहिए था हाथ से। ठीक है, यानी कि लॉकिंग गैस, हाथ से नहीं बच्चों, हाथ से। तो हाथ से गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O, NaCl, D2O या फिर अमोनिया। ठीक है, तो बच्चों जो हाथ से गैस होता है, कहने का मतलब जो लॉकिंग गैस होता है वह N2O होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड के कारण ही होता है। ठीक है, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारा दिल 1 मिनट में कितना पंप करता है? 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर या फिर 8 लीटर। तो बच्चों हमारा जो दिल होता है वो 1 मिनट में 6 लीटर रक्त पंप करता है। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं हमारा जो दिल होता है प्रति मिनट 70 से 72 बार क्या करता है? धड़कता है, और यह 1 मिनट में लगभग 6 लीटर रक्त पंप करता है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? बी वाला। ठीक है, तो बच्चों यह प्रश्न हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।